गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले के वीडियो में हमने सांप्रदायिक राजनीति का विकास किस तरह से हुआ उसकी चर्चा की थी। अब इस वीडियो में ये जो अपना पेपर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास 1922 से 1947 तक, एमए फोर्थ सेमेस्टर का थर्ड पेपर। आइए देखते हैं कि भारत विभाजन किस प्रकार से हुआ। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जो सांप्रदायिक विप्लव का सूचक था। लोग लीग ने इस समय नारा दिया कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। इस प्रकार 16 अगस्त एक एवं उसके बाद मुस्लिम दंगाइयों के समूह ने अंधाधुंध मारकाट, आगजनी, बलात्कार और लूट पाट की। कलकत्ता, बिहार, अहमदाबाद, पंजाब तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी सांप्रदायिक दंगे फैल गए। नोआखली इन सांप्रदायिक दंगों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। यहाँ शांति की पुनर्स्थापना के लिए गांधी जी स्वयं गए। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की तथा कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह गांधी ने कर दिखाया। 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। दो सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्यों को लिया जाना था, जिसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, पारसियों के 1, ईसाई के 1 तथा सिख के 1 प्रतिनिधि शामिल होने थे, परंतु मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। अतः इस सरकार में कांग्रेस के 9 प्रतिनिधि शामिल किए गए, जो निम्न थे: जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा असफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, सफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अहमद जहीद, वल्लभ भाई पटेल, ईसाइयों के प्रतिनिधि जॉन मथाई, पारसियों के प्रतिनिधि C.H. भाभा तथा सिखों के प्रतिनिधि बलदेव सिंह थे। शेष 2 स्थान खाली छोड़ दिए गए। अब अंतरिम सरकार में देखिए, जो कार्य परिषद बनी उसमें किन व्यक्तियों को कौन कौन से पद दिए गए। इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति का पद दिया गया। अन्य की स्थिति इस प्रकार थी: वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, अरुणा असफ अली रेल मंत्री। इस प्रकार से अंतरिम सरकार में जो लोग मंत्री बने, उनको अलग अलग विभाग सौंपे गए। बेवेल ने 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल करने के लिए मना लिया। मुस्लिम लीग के लिए 2 जगह शेष थी। मुस्लिम लीग को 3 और प्रतिनिधि देने के लिए कांग्रेस के 3 सदस्यों शरद चंद्र बोस, सफात अहमद खां,
तथा सैयद अहमद जहीद को त्यागपत्र देना पड़ा, परंतु अभी भी कांग्रेस में एक मुस्लिम सदस्य शामिल थे। अतः जिन्ना ने इस तथ्य का विरोध किया, क्योंकि उनके विचार में मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी थी। लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। अंत में जिन्ना ने मुस्लिम लीग की ओर से एक हिंदू प्रतिनिधि के रूप में जोगेन मंडल को चुन लिया। फिर लियाकत अली के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने शपथ ली। माउंटबेटन योजना के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन ने 23 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण किया। विचार विमर्श के उपरांत माउंटबेटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि देश का विभाजन ही सभी समस्याओं का हल है। पहले तो गांधी जी देश बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी जब बातचीत का दौर चला तो उसमें गांधी जी ने बड़े ही नम्र मन से देश के बंटवारा की सहमति प्रदान की। नेताओं के विचार विमर्श करने के पश्चात मई 1947 में माउंटबेटन योजना प्रकाशित की। इसे प्लान बाल्कन नाम भी दिया जाता है। इसके प्रावधान इस प्रकार थे। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत के लिए अंतिम संविधान तैयार करना नहीं था, एवं न ही वह वर्तमान संविधान सभा के कार्य में बाधा डालने का इरादा रखती है। लेकिन इस संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया कोई भी संविधान देश के उन भागों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं है। इन प्रांतों के अंतिम विभाजन के उद्देश्य हेतु सीमा संबंधी प्रश्न आयोग द्वारा तय किए जाएंगे, जिसे गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा। सिंध के मामले में विधानसभा चुनाव यह चुनेगी कि 2 संविधान सभाओं में से वह किसमें सम्मिलित होगी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधानसभा के बदले इस विषय में गवर्नर जनरल के तत्वावधान में जनमत संग्रह द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि वह भारत के किस भाग के साथ रहना चाहेगा। भारत की संविधान सभा को 2 भागों में बांटने का प्रावधान था, भारत की संविधान सभा तथा पाकिस्तान की संविधान सभा। इन दोनों भागों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। देशी रियासतों को पूरी छूट थी कि वे चाहे जिसमें सम्मिलित हो, एवं अगर कोई रियासत दोनों में से किसी में सम्मिलित होना चाहती हो तो ब्रिटिश सरकार के साथ उसके संबंध पहले जैसे ही बने रहेंगे। माउंटबेटन को सबसे पहले मुस्लिम लीग ने 10 जून 1947 को स्वीकार किया। कांग्रेस ने 14 जून को इसकी पुष्टि कर दी। माउंटबेटन योजना अंतर्गत बंगाल व पंजाब की विधानसभाओं ने विभाजन के पक्ष में निर्णय लिया। माउंटबेटन योजना में यह भी प्रावधान था कि असम के सिलहट जिले जो मुस्लिम बाहुल राज्य थे, वहाँ निर्णय जनमत द्वारा किया जाएगा। वहाँ की जनता असम के साथ रहना चाहती थी अथवा पूर्वी बंगाल के साथ। सिलहट के लोगों ने पूर्वी बंगाल में शामिल होने का निश्चय किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायियों द्वारा जनमत संग्रह कराने का बहिष्कार करने पर निर्णय पाकिस्तान पक्ष में हुआ। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि 3 जून की योजना की स्वीकृति ही देश के लिए स्वराज और स्वाधीनता पाने का एकमात्र मार्ग है। आज हमारे सामने 2 विकल्प हैं, 3 जून की योजना या फिर आत्महत्या की स्वीकृति। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन योजना के समूह और निर्मल केंद्रों से यह योजना अच्छी है। तो इस तरह से
विभिन्न योजना भारत विभाजन को लेकर बनाई गई, जिसमें माउंटबेटन योजना पूरी तरह से अपना काम करके भारत के दो टुकड़े करके लंदन इंग्लैंड वापस चली गई। अब देखते हैं कि भारत स्वाधीनता अधिनियम किस प्रकार बना, किस प्रकार से लागू हुआ। आइए, माउंटबेटन योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद एवं सम्राट द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 कहा जाता है और जिसके द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। नॉर्मन डी पामर के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में शायद ही इतना महत्वपूर्ण विधेयक इतने कम समय और इतने कम विवाद से पास हुआ। इसमें यह प्रावधान था कि नए संविधान के निर्माण तक शासन 1935 के अधिनियम अनुसार संचालित करना था, किंतु गवर्नरों के विशेष अधिकार छीन लिए जाने थे। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को प्रधान भारत मंत्री का पद समाप्त होना था और इंडिया ऑफिस बंद कर दिया जाना था। भारतीय रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में शामिल होने का अधिकार दिया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना तथा प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली बने। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। रात के 12 बजे और 15 अगस्त प्रारंभ होते ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा, आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जागकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम ही आता है जब पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग खत्म होता है और जब एक राष्ट्र की अरसे से दबी आत्मा बोल उठती है। संविधान सभा ने इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया और तत्पश्चात जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। तो ये था भारत विभाजन और सांप्रदायिक राजनीति और भारत विभाजन की विभिन्न योजनाएं। धन्यवाद।